गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम न्यू क्लास। अपन पढ़ रहे थे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले पुष्प की संरचना पढ़ ली। पुष्प की संरचना के पश्चात अपन ने नर जननांग पुमंग के बारे में पढ़ा। पुमंग के अंतर्गत अपन ने लघु बीजाणुधानी की संरचना, पुंकेसर और नर युग्मक परागकण के बारे में पढ़ा। उसके बाद में अपन ने मादा युग्मक, जायांग का प्रत्येक भाग, स्त्रीकेसर या अंडक, और उसके बाद में गुरु बीजाणुधानी, और उसके बाद में भ्रूण कोश। यहां तक अपन पढ़ के आ चुके हैं। अब आप लोगों को पता है कि मादा जो युग्मक है, भ्रूण कोश का निर्माण किस में होता है? गुरु बीजाणुधानी में। नर युग्मक का निर्माण लघु बीजाणुधानी में। अब होता क्या है, अपन ने लैंगिक जनन के अंतर्गत पढ़ा था कि मादा युग्मक जो है वो अचल रहता है और नर युग्मक जो है उसका स्थानांतरण होता है। तो अभी तक अपन पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन को 3 भागों में अपन ने विभाजित किया था। आप लोगों को याद होगा, निषेचन, निषेचन पूर्व और निषेचन पश्च। तो अभी तक अपन निषेचन पूर्व की संरचनाएं और प्रक्रियाएं पढ़ रहे हैं। तो निषेचन पूर्व के अंतर्गत सबसे पहले युग्मक निर्माण अपन ने पढ़ लिया। लघु बीजाणुधानी में नर युग्मक परागकण का निर्माण होता है और गुरु बीजाणुधानी में मादा युग्मक भ्रूणकोश का निर्माण होता है। उसके पश्चात वैसे देखा जाए तो दोनों युग्मक क्या होते हैं? दोनों युग्मक स्थिर रहते हैं, लेकिन स्थानांतरण किसका होता है? स्थानांतरण नर युग्मक का होता है। तो अब आज का अपना टॉपिक है परागण। परागण का मतलब क्या है? पराग कणों का निर्माण आप लोगों को पता है कहां होता है? पराग कणों का निर्माण पराग कोश में होता है। और पराग कोश में निर्माण होने के पश्चात, पराग कोश में निर्माण होने के पश्चात ये पराग कण जो है वो स्थानांतरित होते हैं मादा युग्मक तक। तो कल के वीडियो में अपन ने पढ़ा था, ये अपना मादा युग्मक का भाग है स्त्रीकेसर, और स्त्रीकेसर का जो ये ऊपरी भाग है जिसको अपन कहते हैं वर्तिकाग्र। तो ये वर्तिकाग्र क्या होती है? ये पराग कणों को ग्रहणशील करने योग्य होती है, यानी परागकण यहीं पर आकर गिरते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो परागण होता है, परागण करने वाले कारकों को परागण के अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, परागण अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो परागकण की क्रिया जो संपन्न करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परागण के अभिकर्मक। तो परागण के अभिकर्मक 2 प्रकार के हो सकते हैं। परागण के अभिकर्मक 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? तो एक है जैविक और दूसरा है अजैविक, यानी अजीवित, जिसमें जीवन उपस्थित नहीं होता। और जब जीवित जीव परागण की क्रिया करता है तो उसे जैविक परागण कहते हैं। हालांकि आप लोगों को ध्यान में रखना, नाम के द्वारा इनको प्रकट किया जाता है। जैसे अगर कोई कीट परागण कर रहा है तो उसको अपन कहेंगे कीट परागण। मधुमक्खी परागण कर रही है तो मधुमक्खी परागण। पक्षी परागण कर रहा है तो पक्षी परागण। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? जैविक। अजैविक के अंतर्गत अपने 2 कारक आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है अपना वायु और दूसरा आता है अपना जल। तो इनकी भी अपन आगे चर्चा करते रहेंगे। तो आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि परागण के अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो परागण की क्रिया करने वाले, एक तरह से अपन यूं कह सकते हैं एजेंट है ये। ठीक है, अंग्रेजी में इनको पोलन एजेंट कहते हैं। तो जो परागकण की क्रिया संपन्न करवाते हैं, वे कारक जो परागण की क्रिया संपन्न करवाते हैं क्या कहलाते हैं? परागण अभिकर्मक। इनमें 2 अभिकर्मक है, जैविक और अजैविक। जैविक में जो भी करवाएगा, जैसे रात्रिकालीन पुष्प होते हैं तो उनमें चमगादड़ों के द्वारा भी परागण होता है। कुछ सरीसृप भी होते हैं जो परागण की क्रिया करते हैं। कुछ छिपकलियां भी परागण की क्रिया करती है। कुछ पक्षी भी परागण की क्रिया करते हैं। ठीक है, और अधिकतर परागण की क्रिया जो है वो कौन करते हैं? कीट करते हैं। और कीटों में भी मधुमक्खी सर्वाधिक परागण की क्रिया करने वाला कीट है या इंसेक्ट है, या यूं कहते हैं आर्थ्रोपोडा है। तो परागण किसे कहा? पराग कोश में। आप लोगों को याद होगा अपन ने कल के वीडियो में पढ़ा था, ये पराग कोश है,
इस पराग कोश में 2 लघु बीजाणुधानी है, एक परागकोश में, दोनों परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानी। इन लघु बीजाणुधानियों में नर युग्मक पराग कण का निर्माण होता है। तो यहां से पराग कण निकलकर यहां तक पहुंचते हैं, यानी पराग कोश से पराग कणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया है उसे हम परागण कहते हैं। देखिए, इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न आता है, परागण पर संक्षिप्त लेख लिखिए या परागण पर लेख लिखिए, 4 नंबर का प्रश्न भी बनता है। तो आप लोगों को विशेष रूप से ये पढ़ना है और बहुत ही आसान सा, इजी सा टॉपिक है। परागण हो गया, पराग कणों के पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की जो क्रिया होती है उसे हम परागण कहते हैं। अपनी पुस्तक के हिसाब से परागण 3 प्रकार का, और वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो परागण होता है 2 प्रकार का, एक है स्व परागण और दूसरा है पर परागण। फिर स्व परागण को ही 2 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से? एक है स्वक युग्मन, स्वक युग्मन, और दूसरा है सजात पुष्पी परागण, स्वक युग्मन और सजात पुष्पी परागण। और तीसरा हो गया अपना पर परागण, या इसको कई बार पर निषेचन भी कहा जाता है। अपनी पुस्तक में पर निषेचन के नाम से इसका वर्णन किया हुआ है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए, सबसे पहले स्वक युग्मन क्या होता है। ठीक है, स्वक युग्मन, ये मान लीजिए कोई पौधा है और इस पौधे पे ये पुष्प लगा हुआ है। ठीक है, और इस पुष्प में ये पुंकेसर हो गया और ये अपन ने बना दिया स्त्री केसर, और इधर भी पुंकेसर है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है पुंकेसर के समूह को नर जन्नांग पुमंग कहते हैं और स्त्री केसर के समूह को मादा जन्नांग जायांग कहते हैं। और पुष्प की संरचना में अपन ने पढ़ा था कि पुमंग और जायांग ये क्या है, पुष्प के आवश्यक भाग है। और दूसरी चीज अपन ने पढ़ी थी बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये क्या है, पुष्प के सहायक भाग हैं जो कि इन जननांगों की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, एक सुरक्षात्मक परत है। तो अब पुष्प की जो पूर्ववर्ती अवस्था होती है उसको अपन कहते हैं कलिका। अब मान लीजिए ये पुष्प कलिका अवस्था में रहते हैं। कलिका अवस्था में रहने का मतलब क्या हुआ कि इनके जो बाह्य दल है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, इनके जन्नांग है और इनको घेरे हुए ये क्या है, दल और बाह्य दल है। तो ये कभी भी अनावृत नहीं होते। पुष्प का खिलना मतलब बाह्य दल और दल जो है वो इस प्रकार से फैल जाते हैं और जननांग जो है अनावृत हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होगा कि पुष्प जो है हमेशा बंद रहेंगे और इस प्रकार के पुष्प को क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी कहते हैं। तो स्वक युग्मन में क्या होगा कि जब कभी पुष्प खिलते नहीं है, अब मान लीजिए ये दोनों जन्नांग यहां बीच में है और ये कभी भी बाह्य दल और दल जो है वो अलग नहीं होंगे, तो क्या होगा कि इनके अंदर ये जो पराग कोश है, इस पराग कोश से परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर आकर गिर जाते हैं। तो हो गई क्रिया, पुंकेसर से पराग कोश के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्वक युग्मन। क्लियर। अब देखिए सजात पुष्पी, तो सजात पुष्पी में क्या होता है कि एक ही पादप, अब इस पादप पर एक पुष्प ये है और एक पुष्प ये है, यानी इसको अपन मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, और भी पुष्प हो सकते हैं। तो सजात पुष्पी कहेंगे, किसे कहेंगे, ए पुष्प से बी पुष्प तक या बी पुष्प से ए पुष्प तक पराग कणों के स्थानांतरण की जो क्रिया है, यानी ए पुष्प के परागकण बी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं या बी पुष्प के परागकण ए पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, सजात पुष्पी परागण। मतलब क्या हुआ, एक ही पादप पर स्थित पुष्पों के मध्य होने वाले परागकण को सजात पुष्पी परागण कहते हैं। क्लियर। अब देखिए यहां एक चीज और है स्वक युग्मन में। स्वक युग्मन क्या होता है, आप लोगों को पता है कि ऑटोगेमी या ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं है उनके अंदर हमेशा स्वपरागण की क्रिया होती है।
जिसे अपन स्वक युग्मन कहते हैं। अब स्वपरागण और परपरागण क्या है? तो स्वपरागण अपन कह सकते हैं एक ही पौधे पर स्थित पुष्पों के मध्य होने वाली परागण की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, स्वक युग्मन और सजात पुष्पी, क्योंकि स्वक युग्मन भी एक ही पौधे पर स्थित है और सजात पुष्पी भी एक ही पौधे पर स्थित है। अब देखिए कुछ यहाँ एक उदाहरण और दिया हुआ है, तो आप लोगों को याद रखना है। पर्टिकुलर वायोला, ये पादप का नाम है, वायोला ओक्जेलिस, वायोला ओक्जेलिस और कोमेलिना, या इसको अपन कनकोवा भी कहते हैं। वायोला ओक्जेलिस और कोमेलिना, ये तीन पादपों के नाम है। इन पादपों में दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। एक तो जो अपन ने बात की अभी क्लिस्टोगेमी यानी अनुन्मिल्य, अनुन्मिल्य परागणी पुष्प भी इनमें पाए जाते हैं, अर्थात ये पुष्प कभी खिलते नहीं है, यानी ये पुष्प क्या है, आवृत रहते हैं। और दूसरा इनके अंदर पुष्प पाए जाते हैं जो साधारण पुष्प होते हैं, उन साधारण पुष्पों को क्या कहते हैं, उन्मिल परागणी, अर्थात ये क्या होते हैं, अनावृत, यानी इनके जो जननांग है वो दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, इसको आप यूं समझ सकते हैं, अगर आपने आक का पुष्प देखा है, छोटा सा पुष्प होता है सफेद रंग का, तो प्रारंभ में वो सफेद रंग की संरचना उसके जननांगों को ढके हुए रहती है, और परिपक्व अवस्था में आप स्वयं भी करके देख सकते हैं, उसको थोड़ा सा दबा देंगे तो वो दल जो है इस प्रकार से खुल जाएगा। तो वो क्या है, उन्मिल परागणी पुष्प। समझने के लिए एक एक नंबर का प्रश्न बनता है। अनुन्मिल्य परागणी पुष्प किसे कहते हैं, ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते, अनुन्मिल्य परागणी पुष्प कहलाते हैं, या आवृत पुष्पों को अनुन्मिल्य परागणी पुष्प कहते हैं। अनावृत पुष्पों को जिनमें साधारण प्रकार का परागण होता है, जो साधारण प्रकार से खिल जाते हैं, जिनके जननांग दिखाई दे जाते हैं, वो उन्मिल परागणी या अनावृत प्रकार के पुष्प कहलाते हैं। तो स्वक युग्मन, सजात पुष्पी, और ये स्वक युग्मन के अंदर अनुन्मिल्य परागणी और उन्मिल परागणी, ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, पर परागण या पर निषेचन। तो जो हमने डायग्राम बनाया था, एक पादप ये बना दिया, इसके अंदर पुष्प है, एक पादप ये बना दिया, यहां पुष्प है, तो एक पादप और ये दूसरा पादप, तो दो पादपों के मध्य या दो अलग अलग पादपों पर स्थित, दो अलग अलग पादपों पर स्थित पुष्पों के मध्य होने वाले परागण को क्या कहेंगे, पर परागण या पर निषेचन। तो ये तो हो गए अपने परागण के प्रकार। ठीक है, अब बात करते हैं परागण के एजेंट्स की, या उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं कि स्वपरागण कब होता है और पर परागण कब होता है। तो ये क्या है, अनुकूलन, यूं कह दे। ठीक है, पर परागण के अनुकूलन क्या है, तो पर परागण के जो अनुकूलन होंगे वो स्वपरागण का विपरीत होगा। पर परागण कब होगा, मान लीजिए दो अलग अलग पौधों में परागण की क्रिया कब होगी, तो सबसे पहली बात, पर परागण कब होगा, जब पुष्प क्या हो, एक लिंगी हो। एक लिंगी हो गए तो एक पादप पर एक ही प्रकार का जननांग उपस्थित होगा, तो वहां परागण की क्रिया अवश्यंभावी, पर परागण की क्रिया अवश्यंभावी हो जाएगी। ठीक है, स्वपरागण के लिए इसका उल्टा कर देंगे, स्वपरागण के लिए क्या हो जाएगा, स्वपरागण के लिए हो जाएगा द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, दूसरे अनुकूलन की बात करें अपन तो क्या हो जाएगा, यहां विषम काल पक्वता, और यहां क्या हो जाएगा, समकाल पक्वता, अर्थात जब दोनों प्रकार के जननांग यानी पुंमंग और जायांग एक ही समय में परिपक्व होते हैं, यानी वर्तिकाग्र पराग कणों को ग्रहण करने वाली होती है और पराग कोष पुंकेसरों को पृथक करने वाला होता है या उनको निकालने वाला होता है, परिपक्व हो जाता है, स्फुटन हो जाता है। तो दोनों जब एक समान समय में परिपक्व होंगे तब क्या हो जाएगा, स्वपरागण हो जाएगा। और जब दोनों भिन्न भिन्न समय में, यानी परागकण बाहर निकल गए, वर्तिकाग्र अभी उनको ग्रहण करने योग्य हुई नहीं, या वर्तिकाग्र परागकणों को ग्रहण करने योग्य हो गई लेकिन परागकोश का स्फुटन नहीं हुआ, तो वो हवा के माध्यम से या कीटों के माध्यम से दूसरे पुष्पों के ऊपर स्थानांतरित हो जाएंगे। तो विषम काल पक्वता, जब दोनों प्रकार के जननांग
एक निश्चित समय में परिपक्व होते हैं तब तो क्या होगा, स्वपरागण होगा। और जब निश्चित समय में परिपक्व नहीं होते, अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं या भिन्न भिन्न समय में परिपक्व होते हैं, तो उसे विषम काल पक्वता या भिन्न काल पक्वता कहते हैं। तो ये क्या हो गया, पर परागण का अनुकूलन। तीसरी अपन बात करें तो यहां आ जाएगा अपना हर्कोगेमी, और एक दूसरा शब्द और आता है हिटेरोस्टाइल, और यहां अपन कहते हैं हिटेरोस्टाइल तो समवर्तिकात्व। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, संरचना के दृष्टिकोण से मान लीजिए वर्तिका अगर इस प्रकार की है कि जब एक ही पुष्प में स्थित पराग कोश का स्फुटन होता है तो उस स्फुटन से जो परागकण गिरते हैं वो वर्तिकाग्र पर नहीं गिर के क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ गिर रहे हैं। तो उस पुष्प के ऊपर नहीं गिरेंगे तो स्वपरागण नहीं होगा। और समवर्तिका तो दोनों की समान सी लंबाई है, और वर्तिका की संरचना इस प्रकार की है कि जब पराग कोश का स्फुटन होगा, स्फुटन होते ही जब परागकण गिरेंगे तो उसी की वर्तिकाग्र के ऊपर गिर जाएंगे। तो ये इसका अनुकूलन। चौथा अनुकूलन होता है स्व अनिषेच्यता, अर्थात अगर हर्कोगेमी या हिटेरोस्टाइल के कारण भी अगर परागकण स्वयं की वर्तिकाग्र के ऊपर गिर जाते हैं, उसके पश्चात भी उनमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, पराग नलिका का निर्माण नहीं होता है। इसे कहते हैं अपन पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था पराग अंकुरण। पराग अंकुरण किसे कहते हैं, जो जनन छिद्र होते हैं। पराग कण की संरचना अपन ने पढ़ी थी, तो पराग कण की संरचना में जहां स्पोरोपोलिनिन नहीं पाई जाती उन स्थानों को अपन जनन छिद्र कहते हैं। तो वर्तिकाग्र के ऊपर जाने के पश्चात वर्तिकाग्र आगे बढ़ेंगे, पोषक पदार्थ स्रावित करती है, उनको अवशोषित करके परागकण क्या करते हैं, पराग नलिका का निर्माण करते हैं, जिसे पराग अंकुरण कहते हैं। तो यहां स्व अनिश्चितता होगी, यानी पराग नलिका का निर्माण नहीं होगा। अगर स्वयं की जाति के परागकण आकर गिर भी गए हैं, एक ही पुष्प के परागकण आकर गिर भी गए हैं, तो उनमें पराग अंकुरण नहीं होगा। निषेचन की क्रिया जो अपन पढ़ रहे हैं, आपको याद होगा, निषेचन पूर्व अवस्था के अंतर्गत दो चीजें कौन कौन सी, युग्मक निर्माण और युग्मक का स्थानांतरण। अब अगर युग्मक का स्थानांतरण हो भी गया है तो अगली जो क्रिया है अपनी लैंगिक जनन की निषेचन, वो निषेचन की क्रिया नहीं होती है, नहीं होती है। इसका मतलब क्या होगा, उसमें पर निषेचन होगा या पर परागण होगा। तो ये कुछ प्रकार थे परागण के। उसके बाद में अपन बात करते हैं परागण के अभिकर्मों को की। अपन ने बात की थी प्रारंभ में परागण के कि जो संरचनाएं या जो कारक परागण की क्रिया करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परागण के अभिकर्मक। अब मान लीजिए वायु के द्वारा, जैसे उदाहरण की बात करें अपन मक्का, गेहूं, बाजरा, ठीक है, इनमें वायु के द्वारा परागकण जो है वो पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो वो क्या हो गया, वायु परागण। जलीय पादपों में जैसे वेलिस्नेरिया, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, जोस्टेरा, सी ग्रासेस, इनमें परागण की क्रिया जल के द्वारा होती है, तो क्या हो गया, जल परागण, अर्थात जलीय पादप है। हालांकि आप लोगों को याद रखना है जलीय परागण जो है केवल, ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, जलीय परागण केवल 30 वंशों में ही होता है, जेनेरा। अगर अपन वर्गीकरण की बात करें तो नीचे से 2 नंबर, लास्ट स्पीसीज और स्पीसीज के बाद में जीनस, तो केवल 30 वंशों तक ही जल परागण सीमित रह गया है, और वह भी अधिकतर एक बीजपत्री पादपों में होता है। यानी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए अधिकतर जल परागण कौन से पादपों में होता है, एक बीजपत्री पादपों में। कितने वंश तक सीमित रहा है, 30 वंशों तक सीमित रहा है, ठीक है। तीसरा जैविक परागण, जब कोई जीवित जीव, जैसे आपको बताया मधुमक्खी, शलभ, कीट, चमगादड़, छिपकली, किसी भी पक्षी, यानी जीवित जीव के द्वारा जब परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, जैविक परागण। अब बात करें वायु परागण की, तो आप लोगों को पता है अपन ने लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन भी पढ़ा था, ठीक है। तो लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत क्या होता है कि लघु बीजाणुधानी
मात्र कोशिकाएं जो है वो प्रत्येक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके परागकणों का निर्माण करती है या परागकण चतुष्क का निर्माण करती है, और वो केलोज की भित्ति जब अपघटित हो जाती है तो उसे हम परागण कहते हैं। तो अर्थात असंख्य मात्रा में परागकण तैयार किए जाते हैं, जबकि गुरु बीजाणु जनन के अंतर्गत केवल मात्र एक भ्रूणकोश तैयार किया जाता है। और ये जो परागण होते हैं वो हल्के चिपचिपाहट रहित और कुछ पंख युक्त संरचना यानी चल संरचना, ताकि वायु के द्वारा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से स्थानांतरित हो सके। ठीक है, और उनकी जो वर्तिकाग्र है वो भी इस प्रकार की होनी चाहिए कि उड़ते हुए परागकणों को अपने अंदर रोक कर रखने में सक्षम होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार के अनुकूलन वायु परागण में पाए जाते हैं। इसी प्रकार अगर अपन जल परागण की बात करें तो जल परागण के अंतर्गत क्या होता है कि परागकण जो बनते हैं उनके ऊपर श्लेष्मा का एक आवरण होना चाहिए ताकि वो जल में गले नहीं। म्यूसिलेजिनस पदार्थों का आवरण होता है इनके ऊपर, और ये जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब आप लोगों को पता है कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, शैवाल, कवक, इनका विस्तार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन सभी में निषेचन की क्रिया के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एक सीमित स्थान पर ही रह गए या एक निश्चित स्थान पर ही सीमित रह गए, संपूर्ण विश्व में इनका फैलाव नहीं हुआ। जैसा कि अपन जानते हैं राजस्थान में अपन ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को नहीं देख पाते हैं, रेयरली कोई इफेड्रा एक जिम्नोस्पर्म अपने को मिलता है। तो इनका विस्तार क्यों नहीं हो पाया? इनका विस्तार इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका विस्तार नहीं हो पाया। तीसरा जैविक परागण, इसकी चर्चा अपन विस्तार पूर्वक अपने अगले वीडियो में करेंगे, और 2-3 छोटे छोटे टॉपिक और भी रहे हैं परागण की क्रिया के अंतर्गत, वो भी अपन अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।